अब देखिएगा एक्सरसाइज फर्स्ट डी को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हेडिंग डालें सबसे पहले तो आप दीर्घवृत्त की उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु दिया गया है। क्या हेडिंग डालनी है अपन को? दीर्घवृत्त की उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु दिया गया है। आज टोटो लाइन नहीं दिख रहा यार अर्पित। दीर्घवृत्त की उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु दिया गया है। ध्यान दें ये कोई भी आपके पास एलिप्स है, ये हमारे पास कोई भी क्या है? एलिप्स। दीर्घवृत्त है हमारे पास ये एक। अब ये जब कोई भी दीर्घवृत्त है, कोई भी एलिप्स है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा साहब? दीर्घवृत्त का जो समीकरण है, इसका समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसकी जीवा देखो, चाहे वृत्त की जीवा लिखो, चाहे परवलय की जीवा लिखो, चाहे दीर्घवृत्त की लिखो। जीवा का मतलब क्या होता है? उस वक्र पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। मान लो इस पर दीर्घवृत्त पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहां है P और एक बिंदु यहां है Q। ये दीर्घवृत्त की क्या हो गई? जीवा। अब इस जीवा का क्या निकालना है? मुझे समीकरण निकालना है सुमेर भाई साहब। तो समीकरण निकालने के लिए आपको क्या दिया गया है? इसका मध्य बिंदु दिया गया है। दिस इज द मध्य बिंदु ऑफ दिस जीवा। ठीक है ना? मध्य बिंदु क्या है? R। और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए आपको x1, y1। कैपिटल R के जो कोऑर्डिनेट हैं, कैपिटल R के जो निर्देशांक हैं, वो आपको क्या दे दिए? x1, y1 दे दिए। अब आपको इस जीवा का क्या चाहिए? समीकरण चाहिए। तो जीवा का समीकरण, जीवा का समीकरण जो आपको याद करना है, इसके डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है अपन को, सीधे फॉर्मूला याद कर लीजिए आप इसका। ठीक है ना? जहां काम की चीज है वो मैं आपको बता दूंगा। इसका सूत्र अपन को सीधे सीधे याद करेंगे, T बराबर S1। ये सब में ये के यही फॉर्मूले अपन ने दीर्घवृत्त अच्छे से पढ़ लिया ना, तो ये के यही अति परवलय गतई। अति परवलय में केवल मैं एक लाइन बोलूंगा, पूरी अति परवलय खत्म। हाँ ऐसे ही होता है कि जहां भी दीर्घवृत्त में जहां भी बी स्क्वायर लिखा है उनका चिन्ह बदल दो, बी स्क्वायर की जगह पर क्या कर दो? माइनस बी स्क्वायर। अति परवलय खत्म हो गया। आज ही सवाल कर लेना। तो जीवा का समीकरण क्या हो गया? T बराबर S1। T बराबर S1 का मतलब, T का मतलब क्या होता है? T का मतलब होता है x1 बटे ए स्क्वायर प्लस y1 बटे बी स्क्वायर माइनस 1। जो T आता है वो कैसे आता है? एक्स स्क्वायर की जगह पर x1, y स्क्वायर की जगह पर y1 लिखने पर बराबर S1। S1 कैसे आता है? पॉइंट को इसमें क्या करा दो? सेटिस्फाई। लेकिन बराबर में क्या होना चाहिए? 0। एक को इधर लाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? x1 स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 1। ये समीकरण किसका होता है? मध्य बिंदु वाली जीवा का समीकरण। अपन याद ये रखेंगे T बराबर S1। ठीक है ना? ये याद नहीं करना, ये याद करना कठिन पड़ता है। तो क्या याद रखा जाता है? T बराबर S1। कि किसी भी जीवा का अगर मध्य बिंदु हमें दे दिया और उस जीवा का अगर हमें समीकरण लिखना है, तो उस जीवा का समीकरण हम लोग क्या लिखेंगे? T बराबर S1 लिखेंगे। जल्दी से बना दो फोटो। उस जीवा का समीकरण लिखेंगे हम T बराबर S1। हाँ जी, हो गया सभी का? चलिएगा। अब जब ये जीवा का समीकरण हमारे पास में आ गया, तो जीवा का समीकरण लिखने के बाद में अब हेडिंग डालेंगे दीर्घवृत्त का व्यास। क्या हेडिंग डालेंगे? दीर्घवृत्त का व्यास।
डायामीटर ऑफ एलिप्स। अब हेडिंग डालेंगे हम दीर्घ वृत्त का व्यास, डायामीटर ऑफ एलिप्स। दीर्घ वृत्त के व्यास का मतलब क्या है, पहले तो इसकी परिभाषा को समझेंगे अपन। दीर्घ वृत्त के व्यास की क्या समझनी है, परिभाषा। तो इसमें लिखो किसी दीर्घ वृत्त की, इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, किसी दीर्घ वृत्त की समांतर जीवाओं के, किसी दीर्घ वृत्त की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ, किसी दीर्घ वृत्त की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ, किसी दीर्घ वृत्त की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ उन जीवाओं के सापेक्ष, उन जीवाओं के सापेक्ष दीर्घ वृत्त का व्यास कहलाता है। उन जीवाओं के सापेक्ष दीर्घ वृत्त का व्यास कहलाता है। देखो व्यास की जो सही डेफिनेशन होती है ना, वो यही होती है, चाहे वृत्त के अंदर हो, चाहे परवलय के अंदर हो, चाहे अति परवलय के अंदर हो। अपन वृत्त में तो क्या करते थे, व्यास को यूं बोलते थे, केंद्र से गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। लेकिन वो सही डेफिनेशन नहीं है। व्यास की जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि आप जिस भी वक्र की आपको व्यास लिखना है, उसकी समांतर जीवाएं खींचो। क्या खींचो, समांतर जीवाएं। अब जैसे ये समांतर जीवाएं खींची मैंने बहुत सारी, ये बहुत सारी, इसके अंदर क्या खींच रहे हैं अपन, समांतर जीवाएं। सारी जीवाएं क्या हैं, ये समांतर पैरेलल हैं सारी जीवाएं ये। अब इनके मध्य बिंदुओं का क्या निकालना है, बिंदुपथ। क्या निकालना है, मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ। मतलब इनके मध्य बिंदु बनाओ सबके। अब इन सबके मध्य बिंदु अगर लगाएं, अरे ये तो प्रैक्टिकल करके ढंग से बनाएंगे जी, तो मैं अंदाज से वैसे ही बना रहा हूं समझाने के लिए। पक्का चित्र थोड़ी नहीं, आपको मध्य बिंदु यहां थोड़ी आएगा, है कि नहीं, बावड़ी बात कर रहा हूं। तो ये तो अपन ने केवल समझा कि इस तरह से, मतलब जो पक्का चित्र बनता है ना, उसमें आप कोई भी पैरेलल कॉर्ड खींचो तो उनके मध्य बिंदु आप फुटे से नाप नाप के लगाओ आराम से, तो आप देखोगे तो वो जो चीज है प्रैक्टिकली, तो वो इस तरह से आएगी। मतलब ये जो बनेगी ना रेड कलर से लाइन, ये क्या बनेगी, व्यास। ये गुजरेगी दीर्घवृत्त के केंद्र से। कहां से गुजरेगी, दीर्घवृत्त के केंद्र से। तो व्यास का मतलब समझ में आया आपको। व्यास का मतलब क्या है, दीर्घवृत्त की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ। अब व्यास एक ही थोड़ी होगा, कई सारे होते हैं व्यास। तो इस समांतर जीवा मैंने यूं खींची है, समांतर जीवा मैं यूं भी तो खींच सकता था, उनके मध्य बिंदु कुछ अलग तरह से आते हैं कि नहीं। तो वृत्त में भी कई सारे व्यास होते हैं, यूं बना दो, यूं बना दो, यूं बना दो, यूं बना दो, है कि नहीं। तो व्यास बहुत सारे होते हैं, लेकिन व्यास होता क्या है, व्यास होता है दीर्घवृत्त की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ। ठीक है ना, ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो जीवा होती है वो क्या कहलाती है, दीर्घवृत्त का व्यास। ये फोटो बना लो, समझने के काम आएगा फटाफट से। अपनी अपनी कॉपी में ये फोटो बना दें आप। मच्छरदानी ओढ़ के आवे कर तू, बीते तो हथ नहीं तू। बीते तो हथ नहीं बिन पे तू। हो गया भाई, चलिए। अब इसमें देखो एक बात बताओ, जब आपने समांतर का एक कंसेप्ट लगाओ, दो रेखाएं अगर समांतर होती है तो उनकी प्रवणताएं क्या होती है, समान होती है। या दो रेखाओं को समांतर कब कहते हैं, जब उनकी प्रवणता समान हो, है कि नहीं। तो जितनी भी समांतर जीवाएं हैं इन सब की प्रवणता क्या होगी, समान होगी। ठीक है ना। तो नीचे लिखो, यदि दीर्घवृत्त, हाँ इसी में नीचे लिखो, व्यास का समीकरण लिखेंगे अपन अब। यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 है,
यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 है। दीर्घवृत्त तो क्या है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 है, तथा समांतर जीवाओं की प्रवणता, समांतर जीवाओं की प्रवणता, प्रवणता को अंग्रेजी में स्लोप बोलते हैं भाई, समांतर जीवाओं की प्रवणता स्मॉल एम है, तथा समांतर जीवाओं की प्रवणता स्मॉल एम है। मतलब ये जो जीवाएं हैं, जो ब्लू कलर वाली लाइन है, उसकी प्रवणता है ये। समांतर जीवाओं की प्रवणता कितनी है, एम। तो व्यास का समीकरण, तो व्यास का समीकरण, तो व्यास का समीकरण अपन को याद करना है, बाई बराबर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। तो व्यास का समीकरण कितना होगा, बाई बराबर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। ये जो एम है ना, एम, कुछ बच्चे ये कन्फ्यूज पाल लेते हैं कि एम जो है वो व्यास की प्रवणता है। एम व्यास की प्रवणता नहीं है, जीवा की प्रवणता, तो समांतर जो जीवाएं हैं उनकी प्रवणता है। अगर आपसे व्यास की प्रवणता पूछे यहां कि व्यास की प्रवणता कितनी है, व्यास की स्लोप कितनी है, तो ये बाई बराबर एम एक्स लाइन है। ये पूरा एम का मान ही तो है, एक्स के जो गुणांक में लिखा हुआ है, ये पूरा व्यास की प्रवणता को दर्शाता है। दिस इज द व्यास की प्रवणता m1 बराबर, व्यास की प्रवणता m1 बराबर कितनी है, माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एम। एम किसकी प्रवणता है, समांतर जीवाओं की प्रवणता है। अगर आपको दीर्घवृत्त का समीकरण दे दे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, और समांतर जीवाओं की प्रवणता दे दे आपको स्मॉल एम, तो दीर्घवृत्त के व्यास का जो समीकरण होता है, दीर्घवृत्त के व्यास का समीकरण कितना लिखेंगे हम, बाई बराबर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एम इंटू एक्स लिखेंगे। आ गई बात समझ में, लिख दिया सबने ये। अब हेडिंग डालेंगे अपन संयुग्मी व्यास। नहीं, इनका नहीं करेंगे अपन, नहीं, संयुग्मी व्यास, कंजुगेट डायमीटर है। क्या बोल रहे हो जोगी जी, संयुग्मी व्यास, कंजुगेट डायमीटर, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे अपन दीर्घवृत्त के दो व्यास, दीर्घवृत्त के दो व्यास एक दूसरे के संयुग्मी व्यास कहलाते हैं। दीर्घवृत्त के दो व्यास एक दूसरे के संयुग्मी व्यास कहलाते हैं यदि प्रत्येक व्यास दूसरे की समांतर जीवाओं को समद्विभाजित करे, यदि प्रत्येक व्यास दूसरे की समांतर जीवाओं को समद्विभाजित करे, यदि प्रत्येक व्यास दूसरे की समांतर जीवाओं को क्या करे, समद्विभाजित करे। इसका मतलब क्या है कि दो व्यास अपन ने बनाए साहब, जैसे मान लीजिए एक तो ये रेड कलर वाला व्यास है और एक व्यास ये है ग्रीन कलर से जो बनाया है। ये दोनों व्यासों को अपन क्या बोलेंगे, संयुग्मी व्यास बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें अपन ने कुछ जीवा, एक ये जो रेड कलर वाला जो है ना, इसके पैरेलल जीवा ये बना दी अपन ने, ये रेड कलर के पैरेलल कॉर्ड खींच दी अपन ने। अब इसमें क्या है, संयुग्मी व्यास तो कौन से हैं, रेड वाला और ग्रीन वाला। रेड वाले व्यास को और ग्रीन वाले व्यास को, दोनों को एक दूसरे का क्या बोलेंगे, संयुग्मी व्यास। क्यों, क्योंकि रेड वाले के समांतर जीवा जो हैं उनको तो कौन समद्विभाजित कर रहा है, ग्रीन वाला, और ग्रीन वाले के समांतर जीवा जो हैं उनको कौन समद्विभाजित कर रहा है, रेड वाला। मतलब दोनों व्यास एक दूसरे के संयुग्मी व्यास कब कहलाते हैं जयप्रकाश, जब एक के समांतर जीवाओं को दूसरा समद्विभाजित करे।
रेड वाले के समांतर जीवाओं को ग्रीन वाला समद्विभाजित करे और ग्रीन वाले के समांतर जीवाओं को रेड वाला समद्विभाजित करे तो दोनों व्यास एक दूसरे के संयुग्मी व्यास कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? फोटो बनाओ जल्दी से, ये वाला फोटो बना लो बस, ठीक है ना? कलरफुल बनाए करो चित्रों को, नहीं तो सब एक ही तरह से बनाओगे तो पता नहीं चलेगा कौन से की बात कर रहे हैं। कॉपी को सुंदर बनाओ, डिजाइन में बनाओ, कलरफुल बनाओ, फेयर बनाओ, जब उससे मजा आता है पढ़ने में भाई साहब। जितना अच्छे से सजा सजा के सुंदर सुंदर कलरफुल बनाओगे उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। क्योंकि होता क्या है, अपन जब नई नई कॉपी लाएं और वहां पर बढ़िया सा कवर चढ़ाएं, अपन 4 बार बैग में से निकाल देखा, अरे वाह कितने बढ़िया कवर चढ़ाया हो मैंने, है कि नहीं? और जब बड़ी बड़ी लिखे ना कॉपी में तो देखा आज तो यार मैंने बहुत सुंदर लिखा और राइटिंग जमी है। और जब 4 बजे जब देख लियो तो बस बात ही याद हो गई, पन्ना पे लिख का ही रोए, बा भी दिखे को, और दिखेगा तो दिमाग में भी बैठेगा। क्यों भाई अंजीरवाल? जब भी जिंदगी बेरंग होगी तेरी, पहले रंगीन जिंदगी अब बेरंग हो गई। हो गया भाई? चलिए अब लाइन चेंज करके लिखो, इसी में लिखो यदि, लाइन चेंज करके लिखेंगे अब, यदि y बराबर m1x तथा y बराबर m2x, यदि y बराबर m1x तथा y बराबर m2x दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास हैं, यदि y बराबर m1x तथा y बराबर m2x दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास हैं, दीर्घवृत्त के क्या हैं ये? संयुग्मी व्यास हैं, तो m1 m2 बराबर, तो m1 m2 बराबर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो m1 m2 बराबर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। मतलब जो व्यास होंगे वो किससे गुजरेंगे? दीर्घवृत्त के केंद्र से गुजरेंगे, और दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होता है? 0,0 होता है, और 0,0 से गुजरने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा किस फॉर्मेट में होती है? y बराबर mx के फॉर्मेट में होती है। तो मान लीजिए एक लाइन तो आपके पास क्या है? y बराबर m1x है, और एक लाइन आपके पास y बराबर m2x है, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या है? संयुग्मी व्यास। ये दोनों लाइनें एक दूसरे की क्या है? संयुग्मी व्यास। तो दो लाइनें एक दूसरे की संयुग्मी व्यास कब होंगी? जब उन दोनों व्यासों की प्रवणताओं का गुणनफल अगर किसके बराबर आ रहा है? माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यदि m1 m2 का मान माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो ये दोनों लाइनें संयुग्मी व्यास होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। और अगर ये दोनों लाइनें संयुग्मी व्यास हैं तो m1 m2 का मान किसके बराबर होगा? माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। आ गई बात समझ में? अब हेडिंग डालेंगे अपन संयुग्मी व्यासों के गुणधर्म। इसके बाद में हेडिंग डालनी है अपन को संयुग्मी व्यासों के गुणधर्म। संयुग्मी व्यासों की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, संयुग्मी व्यासों के क्या क्या गुणधर्म हैं, वो अपने को समझने हैं। नेक्स्ट हेडिंग अपन डालेंगे संयुग्मी व्यासों के गुणधर्म। पहला गुणधर्म लिखेंगे इसमें, दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के, पहला गुणधर्म क्या लिखेंगे? दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों के उत्केंद्र कोणों में, दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यासों के, हाँ बस एक ही बात है, दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों के उत्केंद्र कोणों में, दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों के उत्केंद्र कोणों में एक समकोण का अंतर होता है। दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों के उत्केंद्र कोणों में एक समकोण का अंतर होता है।
दीर्घ वृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों के उत्केंद्र कोणों में एक समकोण का अंतर होता है। कैसे होता है जरा इस चीज को अपन ध्यान से समझेंगे। इसका डेरिवेशन काम का है, इसको सिद्ध भी करवा सकता है वो। इसका प्रश्न बन सकता है, सिद्ध करो कि दीर्घ वृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों के उत्केंद्र कोणों में कितने का अंतर होता है, π/2 का अंतर होता है। देखिए बच्चों, ये हमने यहां पर बनाया एक दीर्घ वृत्त, ये हमने क्या बनाया, एक दीर्घ वृत्त। दिस इज ए दीर्घ वृत्त। हाँ जी, तो ये आपके पास एक दीर्घवृत्त है, ठीक है ना। इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दूं, चलो। ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई। अब हम बोल रहे हैं संयुग्मी अर्धव्यास, ठीक है ना। राहुल ने बगल में सरक जा, कोरोना चल रहा है, चिपक के बैठो है, शर्म नहीं आ रही तो को। हाँ, तो अब इसके संयुग्मी अर्धव्यास बनाने, तो अर्धव्यास का मतलब आधा बनाना है। तो आधा व्यास एक तो ये हो गया। अब ये हमारे पास एक संयुग्मी एक अर्धव्यास है ओपी, क्या मान लिया इसको, ओपी। और एक अर्धव्यास हमारे पास ये है, ये मान लिया हमने ओक्यू, ठीक है ना। ओपी और ओक्यू हमने दो क्या मान लिए, अर्धव्यास। और बिंदु पी का उत्केंद्र कोण मान लो थीटा है। बिंदु पी का उत्केंद्र कोण क्या है, थीटा। तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या लिखते हैं हम, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, लिखते हैं नहीं लिखते। और बिंदु क्यू का उत्केंद्र कोण मान लो फाई है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉस फाई कॉमा बी साइन फाई। बिंदु क्यू के कोऑर्डिनेट, बिंदु क्यू का उत्केंद्र कोण कितना है, फाई है। तो क्यू का उत्केंद्र कोण अगर फाई है तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कॉस फाई कॉमा बी साइन फाई। अब ये दोनों संयुग्मी अर्धव्यास हैं, तो हमें यह सिद्ध करना है कि थीटा का और फाई का जो अंतर होगा वो क्या होगा, π/2 होगा। अब देखो ओ के निर्देशांक कितने होते हैं, ओ के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब एक बार बताओ, ओपी की प्रवणता निकाल सकते हैं अपन। ओपी की प्रवणता m1 बराबर क्या हो जाएगी, दो बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु के निर्देशांक है x1, y1 और एक बिंदु के निर्देशांक है x2, y2। तो बिंदु x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होती है। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो इसकी प्रवणता क्या होगी, b साइन थीटा माइनस 0 बटे में क्या हो जाएगी, a कॉस थीटा माइनस 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कितने बच्चों को समझ में आई, हाथ खड़ा करके बताओ। सबको समझ में आ गई, शीतल, रवि, क्लियर है बेटा। अब ये बराबर किसके हो गया साहब, ये हो गया हमारे पास b साइन थीटा बटे a कॉस थीटा, m1 का मान ये हो गया। अब इसी तरह से OQ की प्रवणता लिख सकते हैं अपन, OQ की प्रवणता m2 बराबर Q के निर्देशांक ये, तो इसको क्या लिखेंगे, b साइन फाई माइनस 0 बटे a कॉस फाई माइनस 0। तो ये हो गया b साइन फाई बटे a कॉस फाई, ठीक है ना। अब चूंकि हमें क्या दे रखे हैं कि OP और OQ दोनों क्या है, संयुग्मी अर्धव्यास हैं, लिखेंगे चूंकि OP व OQ संयुग्मी अर्धव्यास हैं, क्या है, संयुग्मी अर्धव्यास। और मैंने अभी बताया था कि एक रेखा की प्रवणता m1 है और एक की प्रवणता m2 है और दोनों संयुग्मी अर्धव्यास हैं, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल m1 m2 बराबर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होता है कि नहीं। m1 का मान ये लगाएंगे और m2 का मान ये लगाएंगे,
m1 का मान कितना लगा दिया मैंने, b साइन थीटा बटे a कॉस थीटा, इनटू m2 का मान कितना लगा दिया, b साइन फाई बटे a कॉस फाई, बराबर कितना हो गया, माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बज्जर गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा साइन फाई, और ये इधर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा कॉस फाई है। डबल डबल लगा दिए, एक लगा दे, गुस्सा का एक वो भाई साहब घुर रहा है मत, कोई बात नहीं, प्यार से कहते मिटा देंगे एक। तो साइन थीटा साइन फाई बराबर माइनस कॉस थीटा कॉस फाई। अब यह इतः से उठार इतः ले आऊं, है ना, तो क्या हो जाएगा, अब मैं इतः लिख रहा हूं भैया ने, एक ध्यान रख दीजिए, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई बराबर 0। अब इसको देख करके कुछ कुछ हो रहा है ना, ये कोई ना कोई फॉर्मूला है जो बचपन में देखा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब ई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई बराबर 0। अब भैया कॉस का मान 0 कब आवे, पाई बाय 2 पे आवे, तो ये थीटा माइनस फाई का मान अब इतने लिख रहा हूं, ई मान कितने हो जाएगा, और यही तो लानो हमको कि दोनों के उत्केंद्र कोणों में जो अंतर है वो कितने का होता है, पाई बाय 2 का होता है, समकोण का होता है। आई बात समझ में, छापो जल्दी से। अब देखिएगा ये चीज अपन ने पढ़ ली, अब इससे देखो, इससे बहुत काम की चीज आएंगी, सुनो इधर, अपनी बातों में नहीं, यहां बात करने के लिए नहीं आते, यहां चीजों को समझने आते हैं अपन। तो यहां पर बात यह है कि उत्केंद्र कोणों में अंतर पाई बाय 2 का होता है, ये तो अपन ने समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक है ना। अब यहां से देखो मुद्दे की बात सीखो भाई साहब, थीटा माइनस फाई बराबर क्या हो गया, पाई बाय 2 हो गया, ठीक है ना। तो थीटा बराबर, एक चीज ध्यान से यही समझे, अब अतः मतलब इन दोनों के उत्केंद्र कोणों में अंतर कितने का है, पाई बाय 2 का अंतर है, मतलब ये जितना एंगल है ना उससे पाई बाय 2 ज्यादा ये है, या तो पाई बाय 2 ज्यादा है या पाई बाय 2 कम है, इधर की तरफ भी हो सकता है, इधर की तरफ लेंगे तो पाई बाय 2 कम हो गया, उधर लेंगे तो पाई बाय 2 ज्यादा हो गया। तो अगर इससे देखो एक मुद्दे की बात क्या आती है, यदि P बराबर, P के कोऑर्डिनेट है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये लॉजिक लगभग हर सवाल में काम आएगा अपन के इस प्रश्नावली में, इसको अपन को अच्छे से समझना है। ये संयुग्मी व्यास के सिरे हैं, एक सिरे के निर्देशांक पता है मुझे, P के a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, इसका उत्केंद्र कोण, इसका इसेंट्रिक एंगल कितना है, थीटा। अब मुझे Q के निर्देशांक लिखने, दूसरा जो संयुग्मी अर्धव्यास है उसके सिरे लिखने इसी से, तो उसका उत्केंद्र कोण इसके उत्केंद्र कोण से पाई बाय 2 ज्यादा होगा। अपन को क्या लॉजिक लगेगा कि संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों में से एक ही सिरा पता होगा, दूसरा अपने को लिखना पड़ेगा। तो एक सिरा a cos थीटा कॉमा b sin थीटा है, और इसका उत्केंद्र कोण कितना है, थीटा, तो दूसरे सिरे का जो उत्केंद्र कोण होगा वो पाई बाय 2 ज्यादा होगा। तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, केवल a cos थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाएगा, b sin यहां भी क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। मतलब P के निर्देशांक पता है और Q के निर्देशांक लिखने, तो केवल क्या करना है, थीटा की जगह पर क्या लिख देना है, पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख देना है। तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस का a साइन थीटा, और b साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, b cos थीटा। तो Q का मान आ गया माइनस a साइन थीटा कॉमा b cos थीटा। बात समझ में आ गई। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि अगर संयुग्मी अर्धव्यासों में से एक सिरा P बराबर a cos थीटा कॉमा b sin थीटा है, तो Q के निर्देशांक कितने होंगे, माइनस a sin थीटा कॉमा b cos थीटा। ये अपन को डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये याद नहीं हो तो ये पता होना चाहिए कि इसमें थीटा की जगह पर पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखने पर आएगा, फिर बना लो। आ गई बात समझ में, तो इसको लिख दो नीचे जल्दी से, कर रखिए ना। मैंने तो 10वीं के बाद है ना, कभी मैं कॉलेज नहीं गया ना स्कूल गए हो 10वीं के बाद, और कर सबका चू रख रही है, क्योंकि 11वीं से पढ़ाव लग गो मैं,
और क्या अब पूछना, मैं क्रिएटिव में जब से पढ़ा रहा हूं, जब मैं खुद 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में पढ़ता था। हाँ, हायर सेकेंडरी में 12वीं में पढ़ता और वहां 12वीं पढ़ाता हूं। दुबे जी से पूछना, केमिस्ट्री जाते हो ना जब, दुबे जी उस समय पढ़ाते थे 12वीं क्लास को। दुबे जी सर को पता है, दुबे जी उस समय 12, दुबे जी से पढ़ा हूं मैं 12वीं क्लास में, दुबे जी से, सोनी जी से। नहीं तो है, तो अब उन लोगों का आशीर्वाद है जो है ही है, और उसको तो गुरु की महिमा को अपन कभी त्याग नहीं सकते। ठीक है ना, चेला कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन गुरु से आगे कभी नहीं निकल सकता। ठीक है ना, और जिसने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया कभी, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु बिना ज्ञान नहीं, क्योंकि गुरु ही आपको भगवान से मिलाने का रास्ता बता सकता है। हैं? हाँ, मैथ ही पढ़ा हुआ, मेरा इंटरेस्ट शुरू से मैथ में ही है, तो मैं तो मैथ ही पढ़ा, खुद ही पढ़ता था, खुद ही पढ़ाता था। ये था, ये बीएससी की मैथ बताऊं, ये कब सीखी मैंने, जब मैंने पढ़ाई। ये बीएससी की मैथ पता कब सीखी मैंने, जब मैंने पढ़ाई। मैंने डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ी नहीं, डायरेक्ट। हाँ भाई, हो गया ये। अब लिखो, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। अब लिखो प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 2। दूसरा गुणधर्म क्या कहता है? लिखो, दीर्घ वृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के वर्गों का योग। दीर्घ वृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के वर्गों का योग। दीर्घ वृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के वर्गों का योग अचर। दीर्घ वृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के वर्गों का योग अचर और दीर्घ वृत्त के अर्धाक्षों। दीर्घ वृत्त के अर्धाक्षों, अर्धाक्षों का मतलब होता है सेमी एक्सिस, आधे अक्ष। अर्धाक्षों का मतलब आधे अक्ष, सेमी एक्सिस। पूरी अक्ष कितनी होती है? दीर्घ अक्ष 2a, और पूरी माइनर एक्सिस क्या होती है? 2b, तो उनकी आधी a और b। ठीक है ना, क्या लिखा अपन ने? दीर्घ वृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के वर्गों का योग अचर और दीर्घ वृत्त के अर्धाक्षों के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे अपने पास ये अपना फोटो है दीर्घ वृत्त का, ये दीर्घ वृत्त का क्या है साहब? फोटो। ठीक है ना, इसमें अपन ने बना दी दोनों अक्ष। एक अक्ष अपन ने ये बना दी और एक अक्ष अपन ने ये बना दी। दिस इज द एक्स अक्ष एंड दिस इज द वाई अक्ष। बात समझ में आई? अब ये जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने बना दी, सुनो इधर, तो यहां पर हमारे पास में क्या है? इसमें केंद्र को जनरली हम किससे लिखते हैं? सी से। एक हमारे पास अर्धाक्ष, संयुग्मी अर्धाक्ष ये है। ठीक है ना, ये संयुग्मी अक्ष है। ठीक है ना, संयुग्मी अर्धव्यास है ये, सीपी और सीक्यू आधे व्यास है, अर्धव्यास। ठीक है ना, पूरा मान ले, अपन को अर्धव्यास होगा तो लंबाई नहीं ली, हाँ वो मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। और पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अगर पी के कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अभी भी बताया मैंने, माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा। अब अपन ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये संयुग्मी अर्धव्यास है। संयुग्मी अर्ध का विचार है भैया, मैं कहीं फूंक मार उड़ाया कैसे? तो पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा है, तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा होंगे। बात समझ में आई? ये सी अपना है ही है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये संयुग्मी अर्धव्यासों के वर्गों का योग, मतलब सीपी का वर्ग प्लस सीक्यू का वर्ग। ठीक है ना, अपन को यहां पर क्या लाना है?
हमको ये लाना है कि संयुग्मी अर्धव्यासों के वर्गों का योग किसके बराबर आता है? अर्धाक्षों के वर्गों के योग के बराबर। आधा अक्ष, ये पूरा अक्ष कितना होता है 2a, तो आधा कितना हो जाएगा a, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाना है कि ये मान इसके बराबर होता है। ये अपन ने कहा है। क्यों होता है इसको सिद्ध करेंगे अपन। सिद्ध कैसे करेंगे जरा देखिएगा। अपन ने यहां पे ये पकड़ लिया LHS, CP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, C के कोऑर्डिनेट 0,0। अब एक बात बताओ, बचपन में आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र पढ़ा है? एक बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है और एक बिंदु के निर्देशांक x2, y2 है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं अपन। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो कितना आ जाएगा? अपन को अंडर रूट नहीं लगाना है क्योंकि स्क्वायर लग रहा है कि नहीं? तो क्या आ जाएगा? a cos थीटा माइनस 0 का वर्ग प्लस कितना आ जाएगा? b sin थीटा माइनस 0 का वर्ग। ये तो किसका मान लिख दिया अपन ने? CP स्क्वायर का। अब किसका मान लिखना है? CQ स्क्वायर का। तो CQ स्क्वायर माइनस a sin थीटा माइनस 0 का वर्ग, तो प्लस आएगा माइनस a sin थीटा माइनस 0 का वर्ग, और प्लस कितना आएगा? b cos थीटा माइनस 0 का वर्ग, प्लस कितना आ जाएगा? b cos थीटा माइनस 0 का वर्ग। आ गई बात समझ में? बराबर में कितना आएगा? देखो यहां पे आ रहा है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां आ रहा है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यहां आएगा अनिर्वाल b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहां आएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। b स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये रह गया और यही तो लाना था। हो गया सिद्ध, इति सिद्धम। देखो मजे मजे में पता नहीं चलता कब हो जाए, और नहीं तो भाई साहब छोरे 15 मिनट में बावले हो जाए। रुक जा। ठीक है, आज की क्लास में अब इतना ही बहुत है। आगे की बातें कल की क्लास में करेंगे। प्रेजेंट बोल देंगे एक बार सभी।